गति से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस हम लोगों से पूछे जाते हैं, मोशन से रिलेटेड। और जब भी हम लोग गति, फोर्स एंड मोशन की बात करते हैं तो न्यूटन का नाम हमारे सामने ज़रूर आता है, क्योंकि गति के 3 नियम जो है वो प्रतिपादित किए गए थे, और ये तीनों नियम जो है वो किसने दिए थे? तीनों नियम न्यूटन ने यहाँ पर दिए थे। तो न्यूटन की गति के ये तीनों नियम जो हैं उन्हीं तीनों नियमों पर आधारित, और उसके अलावा गति के और भी बहुत सारे फैक्ट्स हैं जिन पर आधारित बहुत सारे पॉइंट्स जो हैं वो यहाँ पर हमारे सामने हैं। खासकर लिफ्ट से जुड़े हुए क्वेश्चन आप लोगों से बहुत पूछे जाते हैं एग्जाम में, ठीक है, कि लिफ्ट में कोई व्यक्ति ऊपर जा रहा है तो उसे अपना भार कैसा प्रतीत होगा, लिफ्ट में कोई व्यक्ति अगर नीचे आ रहा है तो उसे अपना भार जो है वो कैसा प्रतीत यहाँ पर होगा। तो आपको याद रखना है कि एक समान त्वरण से गिरते हुए लिफ्ट में व्यक्ति अपने आप को अनुभव करता है। अब त्वरण जो है वो त्वरण यहाँ पर क्या है, तो हम लोगों को यहाँ पर याद रखना है कि मैम त्वरण को हम लोग बोलते हैं एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन जो है ये क्या होता है? एक्सेलरेशन होता है वेग परिवर्तन की दर। समय के साथ वेग में जो परिवर्तन होता है और समय के साथ वेग में परिवर्तन जिस दर के साथ होता है, ठीक है, उसे क्या कहा जाता है? उसे एक्सेलरेशन या त्वरण हम लोग यहाँ पर बोलते हैं, ठीक है। जल्दी से शेयर करेंगे सभी बच्चे सेशन को। रीना, अहिरा, आराधना, आरती, प्रीति, सुनीता, सभी का बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत अभिनंदन यहाँ पर है। आज सीडीपी की क्लास नहीं हुई है बिल्कुल, और मे बी शायद कल भी सीडीपी की क्लास नहीं होगी। आपकी सीडीपी क्लास अब डायरेक्ट जो है वो मंडे को ही यहाँ पर होगी, ठीक है। तो यहाँ पर जब गिरती हुई लिफ्ट है तो लिफ्ट में व्यक्ति जो है वो व्यक्ति अपने आप को अनुभव करता है कैसा? तो हम लोगों को यहाँ पर याद रखना है कि लिफ्ट में जो व्यक्ति है उस व्यक्ति का भार कैसा हो जाता है? हल्का हो जाता है। और इस लिफ्ट को हम लोग एक स्विंग के कंपैरेटिवली मान सकते हैं, जैसे कि एक स्विंग या झूला होता है, और उस झूले में मतलब जिसे आप राम झूला कहते थे, वो झूला जब ऊपर होता था तो हमें ऐसा लगता था कि हमारा वेट जो है वो पुल ऑन हो रहा है, लेकिन जब वो झूला नीचे आता था तो हमें ऐसा लगता था कि हमारा शरीर का समस्त भार जो है वो क्या हो गया है? गिर गया है। तो ऐसे ही जब लिफ्ट जो है वो लिफ्ट एक समान त्वरण से गिरती है तो व्यक्ति को अपना भार जो है वो क्या होता है? हल्का महसूस होता है। इवन हम अपनी बॉडी वेट जो है वो बिल्कुल डाउन फील होता है। दूसरा, समान चाल से चलती हुई वस्तु का त्वरण जो है वो क्या होगा? अगर कोई एक वस्तु जो है वो वस्तु अगर सेम स्पीड से चल रही है तो क्या उसमें कोई एक्सेलरेशन होगा? नहीं, क्योंकि मैम मैंने अभी आप लोगों को बताया कि त्वरण या एक्सेलरेशन जो है ये क्या होता है। तो आपको याद रखना है कि त्वरण या एक्सेलरेशन का मतलब जो है वो मतलब यहाँ पर क्या है? मतलब है वेग में परिवर्तन की दर। समय के साथ अगर वेग में परिवर्तन हो रहा है, लेकिन ये तो ये कह रहे हैं कि वेग जो है वो वेग समान है, चाल जो है वो चाल समान है, तो यहाँ पर एक्सेलरेशन भी क्या हो जाएगा? मैम एक्सेलरेशन भी यहाँ पर 0 हो जाएगा, ठीक है। ये चीज़ हमें यहाँ पर ध्यान रखनी है। फिर है परिक्रमा के दौरान उपग्रह जिस बिंदु पर पृथ्वी के सबसे निकट होता है। परिक्रमा जो है, इसी परिक्रमा के दौरान, आराधना नमस्ते, वर्मा जी नमस्ते, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। प्रिया वेरी गुड इवनिंग, आपका भी बहुत बहुत वेलकम है। तो परिक्रमा के दौरान उपग्रह जिस बिंदु पर पृथ्वी से सबसे निकट होता है उस बिंदु को हम लोग यहाँ पर क्या बोलते हैं? जैसे कि सपोज फॉर एन एग्जाम्पल कि मैम चंद्रमा जो है वो पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा लगा रहा है, तो चंद्रमा जो है वो चंद्रमा का परिक्रमा लगाते समय वह बिंदु जिस बिंदु पर वो पृथ्वी के सबसे निकट है, ठीक है, उस बिंदु को जो है वो क्या कहा जाता है? तो हम लोग याद रहेंगे उस बिंदु को पेरिजी कहा जाता है। व्हाट इज़ इट मैम? बिंदु को क्या बोलते हैं? पेरिजी जो है वो पेरिजी हम लोग बोलते हैं। एक बिल्कुल नया कॉन्सेप्ट है जो आप लोगों ने सुना होगा, आज से पहले मुझे नहीं लगता किसी बच्चे ने इसके बारे में पढ़ा होगा। तो नोटेड इट इन योर नोटबुक, जल्दी से नोटबुक यहाँ पर नोट कर लीजिए, ठीक है। दूसरी बात, किसी निश्चित दिशा में इकाई समय में तय की गई दूरी, हम सभी लोगों को पता है कि वेग जो है वो वेग यहाँ पर कहलाती है, ठीक है। साथ ही साथ अगर हम लोग यहाँ पर बात करें तो ग्रहों की गति से संबंधित जो है वो नियम दिए हैं। ग्रहों की गति जो है इसी गति से संबंधित नियम दिए हैं, और अगर आपसे पूछा जाए कि ग्रहों की गति से संबंधित नियम जो है वो किसके द्वारा दिए गए, तो आपको एक वैज्ञानिक का नाम याद रखना है। वैज्ञानिक का नाम है कैप्लर, ठीक है। अगर पूछा जाए कि कैप्लर ने जो है वो कैप्लर ने कौन से नियम प्रतिपादित किए हैं, तो मैम ग्रहों की गति से संबंधित नियम जो है वो किसके द्वारा प्रतिपादित किए गए? कैप्लर के द्वारा प्रतिपादित यहाँ पर किए गए। दूसरा, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते समय ग्रह का वेग जो है वो कैसा होता है, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि जब कोई भी ग्रह जो है वो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रहा है, चाहे वो पृथ्वी है, चाहे वो शुक्र है, चाहे वो मंगल है, चाहे बुध है ना, कोई सा भी ग्रह है, जब वो ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता रहा है तो ग्रह का वेग जो है वो क्या होता है मैम? अधिकतम होता है। और ये ग्रह का वेग अधिकतम कब होता है? ये तब होता है जब वो सूर्य के समीप होता है।
ग्रह का वेग क्या होता है, अधिकतम होता है। और मैम ये अधिकतम कब होता है, जब वो ग्रह सूर्य के क्या होता है, समीप होता है। यानी कोई भी प्लैनेट जब सूर्य के सबसे ज़्यादा नज़दीक होगा तो इसका मतलब उस प्लैनेट की वेलोसिटी उस टाइम मैक्सिमम होगी, उस प्लैनेट का वेग उस समय क्या होगा, अधिकतम होगा। ठीक है। दूसरी बात, सूर्य से अधिक दूर पर स्थित ग्रह का परिक्रमण काल कैसा होगा, अधिक होगा। अब आपको याद रखना है ये हमारा क्या है, सूर्य है। और मैम इस सूर्य के चारों तरफ जो हैं, ये चारों तरफ ग्रह क्या कर रहे हैं, परिक्रमा लगा रहे हैं। ठीक है। ये ग्रह जो है वो सूर्य के चारों ओर कक्षाओं में परिक्रमा लगा रहे हैं। तो सूर्य के चारों तरफ एक ग्रह जो है वो एक परिक्रमा जितने समय में लगाता है उसे परिक्रमण काल कहा जाता है। क्या कहते हैं उसे हम लोग परिक्रमण काल बोलते हैं। और सूर्य से कोई भी ग्रह जितना दूरी पर होगा, जैसे सूर्य के नज़दीक सबसे नज़दीक जो है वो हमारे पास जो ग्रह है, उसके बाद पृथ्वी है, पृथ्वी जो है उसके साथ शुक्र है। तो जो ग्रह सबसे ज़्यादा क्या होगा, दूर होगा, उसका परिक्रमण काल भी उतना ही अधिक होगा। तो ये नॉर्मल सी बात है, क्योंकि जो ग्रह सूर्य से सबसे ज़्यादा दूरी पर है उसका डिस्टेंस भी ज़्यादा है, और जब डिस्टेंस ज़्यादा है तो उसे सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में भी उतना ही ज़्यादा क्या लगेगा, समय भी यहाँ पर लगेगा। तो हम लोगों को यहाँ पर याद रखना है कि सूर्य से जितनी दूर कोई ग्रह स्थित होगा उतना ही ज़्यादा उसका क्या होगा, परिक्रमण काल यहाँ पर होगा। दूसरी बात, सूर्य के निकट जो ग्रह स्थित होगा उसका परिक्रमण काल क्या होगा। तो मैम सूर्य से जितनी दूरी जो है वो ग्रह की बढ़ती जाएगी उतना परिक्रमण काल बढ़ता जाएगा, और सूर्य से जितनी दूरी ग्रह की घटती जाएगी उतना उस ग्रह का परिक्रमण काल जो है वो क्या होता जाएगा, घटता यहाँ पर जाएगा। ठीक है। ये चीज़ भी हम लोग यहाँ पर ध्यान रखेंगे। दूसरा, आपसे पूछा जाता है कि पृथ्वी जो है, इस पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना किस प्रकार की गति होती है। ये पृथ्वी है, एक तो पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रही है, तो वो तो क्या होगा, वो तो परिक्रमण गति होगी। लेकिन एक पृथ्वी जो है वो अपने अक्ष पर भी इस तरीके से गोल घूम रही है, अपने अक्ष पर भी इस तरीके से गोल जो है वो गोल पृथ्वी घूम रही है, और उसे हम लोग क्या कहेंगे, तो याद रखना है कि पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना किस प्रकार की गति है, तो अपने अक्ष पर घूमना घूर्णन गति कहलाएगा। उसे हम लोग क्या बोलेंगे, उसे हम लोग रोटेशनल स्पीड जो है वो रोटेशनल स्पीड यहाँ पर कहेंगे। क्लियर है। दूसरी चीज़, ग्रहों की गति के नियम किसने दिए, तो मैंने अभी आपको बताया कि ग्रहों की गति के नियम जो है वो किसने दिए थे, कैप्लर ने दिए थे। जहाँ भी साइंस में कैप्लर का नाम आ जाए इसका मतलब हमें याद रखना है कि कैप्लर वो व्यक्ति हैं जिन्होंने सूर्य के चारों ओर ग्रह जिस वेग से गति कर रहे हैं उन्हीं गति के नियमों को प्रतिपादित यहाँ पर किया था। ठीक है। आज उत्कर्ष की टीम आगरा में थी, बिल्कुल। ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर बात करते हैं, वेग परिवर्तन की दर को जो है वो क्या कहा जाता है। तो हम याद रहेंगे कि मैम वेग में परिवर्तन की जो दर होती है उसे हम लोग क्या बोलेंगे, उसे हम लोग त्वरण बोलते हैं। साथ ही जहाज़ों की गति का मापन जो है, यही जहाज़ों की गति का मापन किस में किया जाता है, तो आपको याद रखना है कि पानी के अंदर जब कोई भी जहाज़ चलता है और वो जहाज़ किस स्पीड के साथ चल रहा है, पानी के अंदर जब कोई भी जहाज़ चलता है और वही जहाज़ जो है वो किस स्पीड के साथ क्या हो रहा है, चल रहा है या गति कर रहा है, उस स्पीड को हम लोग किस में मेज़र करते हैं, मैम नॉट में मेज़र करते हैं। उस स्पीड को किस में मेज़र किया जाता है, नॉट में। तो जहाज़ों की गति का जो मापन होता है वो किस में होता है, नॉट में होता है। साथ ही साथ तोप से छूटे गोले का पथ कैसा होता है। सपोज़ कर लो ये यहाँ पर जो है वो यहाँ पर क्या है, ये एक तोप है, इससे जब कोई गोला छूटता है तो वो गोला जो है वो गोला किस गति से नीचे आता है, तो वो इस पर्टिकुलर दिशा से जो है वो नीचे आता है, और इस पर्टिकुलर मूवमेंट को हम लोग बोलते हैं परवलयाकार गति। इसे क्या कहते हैं हम लोग, परवलयाकार गति बोलते हैं। इंग्लिश में इसे पैराबोलिक पाथ बोला जाता है। ठीक है। जब कोई गोला छूटेगा तो वो एकदम से ऊपर जाएगा और ऊपर जाते धीरे 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 वो क्या हो जाएगा, नीचे यहाँ पर आ जाएगा। तो तोप से छूटे हुए गोले का पथ जो है वो कैसा होता है, परवलयाकार होता है, और परवलयाकार जो गति होती है इसे हम लोग पैराबोलिक पाथ यहाँ पर क्या करते हैं, बोलते हैं। न्यूटन की पुस्तक का नाम, न्यूटन हम सब लोगों को पता है एक पेड़ के नीचे सो रहे थे, पेड़ जो है वो सेब का पेड़ था, सेब जो है वो उनके सर के ऊपर क्या हो गया, गिर गया, और जब वो सेब उनके सर के ऊपर गिर गया, ठीक है, तब न्यूटन कहीं ना कहीं ये जानने पर क्या हो गया, मजबूर हो गया कि आखिरकार सेब उनके सर पे ही क्यों गिरा। ठीक है, सेब जो है वो सेब उनके सर पे ही क्यों गिरा, वो सेब वापस जो है वो वापस ऊपर क्यों नहीं गया, और उसी के तहत उन्होंने
ने गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में भी बताया, गुरुत्वाकर्षण के नियम भी बताए, प्लस न्यूटन की गति के नियम भी जो है वो इन्होंने दिए। और उनकी बुक का नाम जो है वो क्या था, आपको याद रखना है। जिस बुक में ये सब कुछ बताया गया है वो बुक का नाम था प्रिंसिपिया। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द बुक? मैम बुक का नेम जो है वो क्या था? प्रिंसिपिया यहाँ पर था। जब ग्रह सूर्य से दूर होता है तब ग्रह का वेग कैसा होगा? जब ग्रह सूर्य से क्या होगा? दूर होगा। मतलब यहाँ पे पूछा जा रहा है कि किसी भी ग्रह की सूर्य से दूरी जब क्या होती जाएगी? बढ़ती जाएगी। तो सूर्य से ग्रह की दूरी बढ़ने पर ग्रह का वेग कम होता जाएगा या ग्रह का वेग बढ़ता जाएगा? तो हम बोलेंगे कि जितनी दूरी पर जो है वो ग्रह होगा उतना वेग कम होता जाएगा, क्योंकि जो ग्रह सूर्य के बिल्कुल नज़दीक है वो बहुत कहते हैं ना कि बहुत तीव्र गुरुत्वाकर्षण बल के साथ बंधा हुआ है। लेकिन जैसे जैसे ग्रह दूर होते जाएंगे वैसे वैसे गुरुत्वाकर्षण बल की जो सीमा है वो भी क्या होती जाएगी? कम होती जाएगी यहाँ पर। ठीक है, ये हम सब लोगों को याद यहाँ पर रखना है। चलिए रोहित, वेरी गुड इवनिंग, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत अभिनंदन है। दूसरा, न्यूटन की गति के 3 नियम हैं। देखो यहाँ पर सिर्फ थर्ड लॉ दे रखा है, लेकिन मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि न्यूटन की गति, न्यूटन ने 3 नियम यहाँ पर दिए थे। न्यूटन की गति का जो पहला नियम है उसे हम लोग जड़त्व का नियम बोलते हैं, यानी लॉ ऑफ इनर्शिया जो है वो कहते हैं। और लॉ ऑफ इनर्शिया ये कहता है कि कोई भी वस्तु अपनी गति में परिवर्तन का विरोध करती है। और उसका एक बेस्ट सुटेबल एग्जाम्पल है कि कोई व्यक्ति अगर मोटर बाइक पर जो है वो जा रहा है और अचानक से वो बाइक जो है उसमें क्या हो जाते हैं? ब्रेक लग जाते हैं। तो पीछे बैठा हुआ जो व्यक्ति है वो आगे की तरफ क्या हो जाता है? झुक जाता है। क्यों? क्योंकि वो एक स्पीड में चल रहा है, वो अपनी गति में परिवर्तन का क्या कर रहा है? विरोध जो है वो कर रहा है, और विरोध करने की वजह से वो आगे की तरफ क्या हो जाता है? झुक जाता है। तो इसे जड़त्व का नियम हम लोग यहाँ पे बोलते हैं। न्यूटन की गति का जो दूसरा नियम है उस दूसरे नियम को हम कहते हैं संवेग संरक्षण का नियम। ठीक है, आप सब लोगों ने पढ़ा होगा किसका? संवेग संरक्षण का नियम। और न्यूटन की गति का जो तीसरा नियम है उस तीसरे नियम को हम लोग बोलते हैं क्या? क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। और ये कहता है कि प्रत्येक क्रिया के बराबर परंतु विपरीत दिशा में क्या होती है? प्रतिक्रिया होती है। प्रत्येक क्रिया के बराबर परंतु विपरीत दिशा में जो है वो क्या होती है? प्रतिक्रिया यहाँ पर होती है। हर क्रिया के पीछे क्या है? प्रतिक्रिया है। ठीक है, अब नाव में जो पतवार होती है उस नाव में क्या किया जाता है? पानी को जो है वो आगे की तरफ क्या पीछे की तरफ धकेला जाता है, तब जाके नाव आगे की तरफ क्या करती है? गति करती है। तो कौन सा नियम वहाँ पे लग रहा है? मैम वहाँ पे भी क्रिया प्रतिक्रिया का नियम लग रहा है। तो ये 3 नियम जो है वो न्यूटन ने यहाँ पर दिए थे। पलायन वेग वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, क्या पूछा जा रहा है यहाँ पर? यहाँ पर पूछा जा रहा है मैम पलायन वेग। पलायन वेग जिसे हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इंग्लिश में बोलते हैं इसको बच्चा एस्केप वेलोसिटी। और आप लोगों से पूछा जाए कि एस्केप वेलोसिटी होती क्या है? बच्चों पृथ्वी के चारों तरफ जो है वो क्या है? पृथ्वी के चारों तरफ अगर हम लोग यहाँ पे बोलें तो एक वायुमंडल है ना? और उस वायुमंडल से कोई भी चीज़ तभी बाहर जा सकती है, ठीक है, जब वो उस क्षेत्र से उस वायुमंडल को क्या कर जाए? क्रॉस कर जाए। यानी जब भी कोई रॉकेट प्रक्षेपित किया जाता है, कोई अंतरिक्ष यान अंतरिक्ष में भेजा जाता है, तो हमसे क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि उस अंतरिक्ष यान को, इस रॉकेट को किस वेग से भेजा जाता है? मतलब वो कौन सा वेग है जिस वेग से किसी वस्तु को अगर धरती से ऊपर की तरफ भेजा जाए तो वो पृथ्वी के वायुमंडल को क्या कर जाएगा? क्रॉस कर जाएगा। तो आपको याद रखना है कि उसी वेग को हम लोग पलायन वेग कहते हैं। ठीक है, दैट पर्टिकुलर वेलोसिटी इज़ कॉल्ड व्हाट? मैम उसी को हम लोग पलायन वेग यहाँ पर कहते हैं। और आपको याद रखना है कि पलायन वेग का जो मान होता है वो कितना होता है? मैम पलायन वेग का मान होता है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। What is it? The value of the escape velocity is what? 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर बात करते हैं। अब यहाँ पे देखो आपको कितने भी ग्राम का, अब यहाँ पे देखो 2 अलग अलग पॉइंट्स दे रखे हैं। एक में लिख रखा है 25 ग्राम के एक पिंड को अगर भेजना है तो पलायन वेग कितना होगा। एक में लिखा हुआ है अगर 40 ग्राम के एक पिंड को भेजना है तो पलायन वेग कितना होगा। तो हम लोगों को याद रखना है कि यहाँ पर 25 और 40 से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, 25 और 40 से यहाँ पर कोई भी मतलब नहीं है। चाहे पिंड जो है वो 25 ग्राम का हो, चाहे वही पिंड जो है वो 40 ग्राम का हो, पिंड का वज़न कितना भी हो, लेकिन अगर उसे पृथ्वी के एटमॉस्फेयर से बाहर भेजना है तो वेलोसिटी सेम ही रहेगी। वेलोसिटी 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड ही यहाँ पर रहने वाली है। किस बल के बिना वस्तु या कण की वृत्ताकार पथ पर गति संभव नहीं है? ऐसा कौन सा फोर्स है
जिस फोर्स के बिना कोई भी वस्तु जो है वो एक गोल घेरे में एक वृत्ताकार पथ में नहीं घूम सकती। ठीक है, गांव में मेले लगते हैं और वहाँ पर जो है वहाँ पर एक गेम होता है मौत का कुआं। ठीक है, जिस मौत के कुएं में एक बड़ा कुआं होता है और उस कुएं में एक पर्सन जो है वो मोटरसाइकिल लेकर क्या करता है, उस कुएं में इस तरीके से चारों तरफ क्या करता है, मोटरसाइकिल को चलाता है। जरा सा मोटरसाइकिल अगर स्लिप हुआ वो कुएं में जाके गिरेगा और उसकी मौत भी संभव है, इसलिए उसे मौत का कुआं बोलते हैं, है ना। आप में से हो सकता है कि कुछ लोगों ने देखा भी हो। आज के समय में ये चीज़ें वैसे कम हो गई हैं, पहले जो है वो मेलों में ये चीज़ें बहुत ज़्यादा क्या होती थी, लगा करती थी। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर हम लोगों को याद रखना है कि किस बल के बिना वस्तु या कण की वृत्ताकार पथ पर गति संभव नहीं है। तो आप लोगों को याद रखना है कि वो बल कौन सा होता है, वो बल होता है अभिकेंद्रीय बल। ठीक है, वो बल यहाँ पर कौन सा होता है, अभिकेंद्रीय बल होता है। ये कोई भी गोला है, ये इसका क्या है, सेंटर है, और सेंटर जो है परिधि से केंद्र की तरफ लगने वाला जो बल होता है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, अभिकेंद्रीय बल बोलते हैं, यानी इसे सेंट्रीपिटल फोर्स यहाँ पर बोला जाता है। अभिकेंद्रीय बल, सेंट्रीपिटल फोर्स यहाँ पर जो है वो यहाँ पर बोला जाता है। और बिना सेंट्रीपिटल फोर्स के जो है वो कोई भी जो है वो कोई भी चीज़ गोलाकार पथ में गति नहीं कर सकती। देखा है ना, मेले में देखा है, बिल्कुल देखा होगा। ठीक है, चलो, तो ये भी हम सब लोगों को याद रखना है। अब इस सेंट्रीपिटल फोर्स के क्या क्या एग्जाम्पल हैं, अगर हम लोग यहाँ पर आप लोगों को बताएं तो व्हाट आर द एग्जाम्पल्स ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स। तो याद रखना है कि पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाना, पृथ्वी जो है, इसी पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर जो है वो क्या करना, चक्कर लगाना, ये कैसा जो है वो कैसा फोर्स होता है। तो मैम ये होता है क्या हमारे पास, ये होता है सेंट्रीपिटल फोर्स। साथ ही इलेक्ट्रॉन का नाभिक के चारों ओर घूमना, इलेक्ट्रॉन जो है वो इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार पथ में क्या करता है, चक्कर लगाता है, जो कक्षाएं होती हैं उनमें चक्कर लगाता है, तो उसे भी हम लोग सेंट्रीपिटल फोर्स बोलते हैं। चौराहे पर मुड़ते समय साइकिल सवार का क्या हो जाना, झुक जाना, चौराहे पर मुड़ते समय जो है वो साइकिल सवार का क्या होना, झुक जाना। यहाँ पे भी कौन सी फोर्स एप्लीकेबल हो रही है, तो हमको यहाँ पर याद रखना है कि यहाँ पे भी सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो एप्लीकेबल होती है। नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पे बात करें अपकेंद्रीय बल के उदाहरण जो है वो क्या है। अब आपको याद रखना है कि अपकेंद्रीय बल भी एक गोलाकार पथ में ही लगता है, और अगर केंद्र जो है इस केंद्र से परिधि की तरफ कोई बल लग रहा है, ठीक है, केंद्र यानी सेंटर, और इसी सेंटर से अगर परिधि की तरफ कोई बल जो है वो क्या कर रहा है, काम कर रहा है। ठीक है, नाविक नहीं नाभिक बोला बेटा मैंने, नाविक नहीं, नाविक तो नाव चलाने वाला होता है, नाभिक बोला। किसी भी परमाणु का जो केंद्र होता है उस केंद्र में नाभिक होता है। ठीक है, एटम की अगर हम लोग बात करें तो परमाणु के केंद्र में नाभिक होता है, और हमें पता है कि नाभिक के चारों ओर जो है वो क्या होती है, किसी भी परमाणु में वृत्ताकार कक्षाएं होती हैं, और जो इलेक्ट्रॉन होता है वो इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर उन्हीं वृत्ताकार कक्षाओं में क्या करता है, चक्कर लगाता है। ठीक है, चलिए, तो ये हमें याद रखना है। तो केंद्र से परिधि की तरफ अगर कोई बल लग रहा है तो उसे हम लोग अपकेंद्रीय बल बोलेंगे। और आपको याद रखना है, कभी भी आपसे पूछा जाए दूध से मक्खन निकालना, ठीक है, या दूध से घी निकालना या दही से मक्खन निकालना, उसमें कौन सा बल काम करता है, तो एक रही होती है, उसको इस तरीके से चलाया जाता है और मक्खन जो है वो किनारों पे क्या हो जाता है, इकट्ठा हो जाता है। यानी जो फोर्स है वो सेंटर से कहाँ लग रही है, सर्कमफेरेंस की तरफ लग रही है, तो वहाँ पे अब केंद्रीय बल होगा। ऐसे में यही चीज़ हम लोग कपड़े सुखाने वाली मशीन में भी देखते हैं। वॉशिंग मशीन की अगर हम लोग बात करें तो वॉशिंग मशीन भी अपकेंद्रीय बल का ही उदाहरण है। ड्राई क्लीनर की अगर हम लोग यहाँ पर बात करें तो ड्राई क्लीनर भी इसका ही जो है वो क्या है, उदाहरण है। और सर्कस में मौत का कुआं जो है, उस मौत के कुएं में भी कौन सा फोर्स होता है, अपकेंद्रीय बल लगता है, इसीलिए किनारे पर वो व्यक्ति जो है वो घूमता रहता है। ठीक है, ये हम सब लोगों को यहाँ पर क्या करना है, ध्यान जो है वो ध्यान यहाँ पर रखना है। आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ने के साथ साथ ही कुछ इम्पॉर्टेंट फोर्स बाकी जो है वो बाकी भी हम लोग देखें। तो एक आपसे पूछा जा रहा है यहाँ पर प्रोजेक्टाइल मोशन, ठीक है, क्या पूछा जा रहा है, प्रोजेक्टाइल मोशन। और अगर हम लोगों से बात की जाए कि प्रोजेक्टाइल मोशन के उदाहरण यहाँ पर क्या हैं, तो मैंने अभी अभी आपको बताया था तोप से छूटे गोले की गति। कोई भी तोप है, उससे कोई भी गोला जो है वो गोला क्या किया गया है, छोड़ा गया है, तो वो गोला एक परवलयाकार पथ में क्या करता है, गति करता है। पैराबोलिक पाथ में जो है वो क्या करेगा, मूवमेंट करेगा। साथ ही ईंधन समाप्त हो जाने के बाद रॉकेट की गति, हवाई जहाज से गिराए गए बम की गति,
छत पर खड़े होकर क्षैतिज दिशा में फेंकी गई गेंद की गति, बल्ले द्वारा टकराई गई गेंद की गति, ये सब जो है वो सब किसके एग्जाम्पल्स हैं मैम? ये सारे एग्जाम्पल्स जो हैं वो किसके होते हैं? प्रोजेक्टाइल मोशन के यहाँ पर होते हैं। ठीक है। दूसरी बात, घूर्णन गति के उदाहरण अगर हम लोग यहाँ पर पूछें, घूर्णन गति जो है, इसी घूर्णन गति के उदाहरण पूछें तो पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है, घूर्णन गति है। लट्टू जो चलाया जाता है, बच्चे, छोटे बच्चे जो लट्टू चलाते हैं उसमें भी कौन सी गति हो रही है? घूर्णन गति हो रही है। पंखा जब चलता है तो पंखे के ब्लेड जो चारों तरफ घूमते हैं वो भी कौन सी गति है? घूर्णन गति है। यानी कोई भी चीज़ जो है वो, कोई भी चीज़ जब अपने अक्ष पर चारों तरफ जो है वो क्या करती है? घूम घूम कर जो है वो रोटेट होती है। ठीक है। तो उस मोशन को हम लोग क्या बोलते हैं? रोटेशनल मोशन यहाँ पर बोलते हैं। क्लियर है? तो ये हम लोगों को यहाँ पर क्या करना है? ध्यान जो है वो ध्यान यहाँ पर रखना है। फिर हमारे पास एक चीज़ है कि यदि हम एक गेंद को छत से नीचे गिराएं, ये क्वेश्चन एज इट इज़ के एज इट इज़ हम लोगों से पूछे जाते हैं एग्जाम में। कोई भी गेंद है, उस गेंद को जब हम लोग छत से गिराते हैं तो ठीक उसी समय एक दूसरी गेंद को अगर क्षैतिज दिशा में फेंकें तो दोनों गेंदें पृथ्वी पर अलग अलग स्थानों पर परंतु एक साथ पहुंचेंगी। इसी क्वेश्चन को दूसरे सेंस में ऐसे भी पूछा जाता है कि हमारे पास एक लोहे की गेंद है और एक लकड़ी की गेंद है। ये लोहा है और ये क्या है? लकड़ी है। अगर लोहे और लकड़ी की गेंद को एक ही पॉइंट से क्या किया जाता है? पृथ्वी पर गिराया जाता है, तो इन दोनों में से कौन सी गेंद है जो पहले पहुंचेगी? तो हमें याद रखना है कि आप चाहे कितनी भी भारी या कितनी भी बड़ी द्रव्यमान वाली वस्तु को ऊपर से नीचे गिराओ, जो पहुंचने में लगा समय होगा वो समय क्या होगा? समान ही यहाँ पर होगा। ठीक है। चाहे उन्हें अलग अलग स्थानों से फेंका जाए, बस याद रखना है कि डायरेक्शन क्या होना चाहिए? डायरेक्शन यहाँ पर सेम जो है वो सेम होना चाहिए। ठीक है। तो गेंद को छत से नीचे गिराएं और ठीक उसी समय दूसरी गेंद को अगर क्षैतिज दिशा में जो है वो क्या किया जाए? फेंका जाए, तो दोनों गेंदें पृथ्वी पर अलग अलग स्थानों पर लेकिन पहुंचेंगी एक साथ जो है वो नीचे आएंगी। ऐसा क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है। कभी लोहे की और लकड़ी की गेंद का पूछा गया, कभी जो है वो कोई और मेटल लेके पूछा गया। तो मैंने कहा ना, इट डजंट मैटर। अगर दो वस्तुओं को एक ही पॉइंट से जो है वो पृथ्वी पर नीचे गिराया जा रहा है तो उनके पहुंचने में लगने वाला समय हमेशा क्या होगा? समान होगा। उसका आंसर हमेशा ये होगा कि दोनों वस्तुएं एक साथ जो है वो पृथ्वी पर पहुंचेंगी। ठीक है। चलिए, तो ये भी हम लोगों को याद रखना है। ठीक है। अब हमने पूछा कि तोप से छूटा हुआ जो गोला होता है, उस तोप से छूटे हुए गोले की गति परवलयाकार होती है, यानी वो जो मोशन होता है वो पैराबोलिक होता है। गति कैसी होती है? परवलयाकार होती है, पैराबोलिक होती है। परंतु बहुत दूर तक मार करने वाली मिसाइलों का गमन जो है वो परवलयाकार नहीं होगा। जितनी भी मिसाइल्स छोड़ी जाती हैं ना, ठीक है, तो मिसाइल्स और गोले में क्या है? अंतर है। मिसाइल हमेशा जो है वो हमेशा एक सीधी रेखा में क्या करती हैं? गमन करती हैं। अब वो सीधी रेखा यू भी हो सकती है, यू भी हो सकती है, यू भी हो सकती है, लेकिन उसका पाथ कभी भी इस तरीके से घूमता हुआ नहीं होता। ठीक है। पैराबोलिक जो है वो पैराबोलिक यहाँ पर नहीं होता। बेटा 3 बॉल का पूछें, 4 बॉल का पूछें पल्लवी, 10 बॉल का पूछिए, एक ही डायरेक्शन में गिरा रहे हो, चाहे 50 बॉल हो, एक साथ धरती पर पहुँचेंगे। आंसर में देखना ही नहीं है। ठीक है। क्योंकि किसी भी बॉल का, मेटल का, धातु का गिरने से कोई जो है वो कोई संबंध नहीं होता। पृथ्वी पर वस्तु जो है वो एक ही समय में पहुंचती है क्योंकि चारों तरफ जो वायुमंडल है वो हमारे सामने समान है। पिंड का अधिकतम परास प्राप्त करने के लिए, ठीक है, अगर आप किसी भी पिंड को प्रक्षेपित करना चाहते हो, ऊपर फेंकना जो है वो फेंकना चाहते हो, और आप उसको मैक्सिमम हाइट तक क्या करना चाहते हो? फेंकना चाहते हो, प्लस आप उसको मैक्सिमम हाइट तक जो है वो क्या करना चाहते हो? फेंकना चाहते हो। तो आपको याद रखना है कि अधिकतम परास जो है, उसी परास को प्राप्त करने के लिए पिंड को कितने डिग्री पर प्रक्षेपित किया जाना चाहिए। ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर याद रखेंगे कि इसके लिए पिंड जो है, इस पिंड का प्रक्षेपण 45 डिग्री के कोण पर होना चाहिए। ठीक है। क्या होना चाहिए? जो प्रक्षेपण होता है वो 45 डिग्री के कोण पर यहाँ पर होना चाहिए। क्लियर है? तो ये हम सब लोग यहाँ पर क्या करेंगे? ध्यान जो है वो ध्यान यहाँ पर रखेंगे। दूसरी बात, हमसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि पिंड को चाहे थीटा कोण पर प्रक्षेपित करें
या फिर पिंड जो है उस पिंड को किसी भी कोण पर क्या किया जाए, प्रक्षेपित किया जाए। आप किसी भी एंगल पर पिंड को प्रक्षेपित कर रहे हो, प्रक्षेपित मतलब ऊपर जो है वो ऊपर पहुंचाने का प्रयास कर रहे हो, दोनों दशाओं में क्षैतिज परास जो है वो वही रहेगी। हॉरिजॉन्टल जो रेंज होगी वो हॉरिजॉन्टल रेंज वही रहेगी, चाहे एंगल कोई भी हो, है ना। उसको प्रक्षेपित करने का एंगल जो है वो एंगल कोई भी हो, लेकिन जो प्रक्षेपण परास होगी वो प्रक्षेपण परास यहाँ पर सेम ही यहाँ पर रहेगी। ठीक है, चलिए ये भी हम लोगों को याद रखना है। मैम ऐसी तोप बनाई जा सकती है जिसके गोले की रफ्तार नहीं हो सकती भाई, है ना। तोप का कोई भी गोला जो है वो गोला ऐसा नहीं बन सकता जो पृथ्वी के वायुमंडल को क्या कर जाए, क्रॉस कर जाए। ठीक है, पृथ्वी के वायुमंडल को क्रॉस करने के लिए रॉकेट, मिसाइल्स, यही चीज़ें जो ईंधन का प्रयोग किया जाता है, जो ईंधन उस वेग से प्रक्षेपित किया जा सके। ठीक है, चले तो ये भी हम सब लोगों को यहाँ पर क्या करना है, ध्यान जो है वो ध्यान यहाँ पर रखना है। क्लियर है। अब देखो यहाँ पर लिफ्ट से जुड़े हुए कुछ क्वेश्चन भी आप लोगों से क्या किए जाते हैं, पूछे जाते हैं एग्जाम में, कि यदि लिफ्ट ऊपर जा रही है और उस पर एक व्यक्ति का भार लिफ्ट में अपने भार का दुगना होता है, तो इस दिशा में लिफ्ट का त्वरण जो है वो त्वरण यहाँ पर क्या होगा। तो आपको याद रखना है कि लिफ्ट ऊपर जा रही है और किसी भी पर्सन का वेट जो है वो क्या हो गया है, दुगना हो गया है, लेकिन इस कंडीशन में भी जो लिफ्ट का एक्सेलरेशन होगा वो एक्सेलरेशन क्या होगा, वो जी ही होगा। क्या एक्सेलरेशन में कोई बदलाव होगा, तो हम बोलेंगे कि नहीं मैम, एक्सेलरेशन में कोई भी बदलाव यहाँ पर नहीं होगा। दूसरा, अगर हम लोग यहाँ पर बोलें कि आपेक्षिकता के विशेष सिद्धांत के अनुसार, ठीक है, जो रिलेटिविटी प्रिंसिपल जो है वो हमारे सामने यहाँ पर होता है, इसके अनुसार किसी कण का द्रव्यमान एक प्रेक्षक के संबंध में वेग में बढ़ोतरी के साथ क्या होता है, बढ़ता है। कोई भी पार्टिकल है और उस पार्टिकल का जो मास होता है, ठीक है, जैसे जैसे वेलोसिटी जो है वो वेलोसिटी बढ़ेगी, ठीक है, उस वेलोसिटी के बढ़ने के साथ साथ जो मास होगा, जो द्रव्यमान होगा, वो भी क्या होता जाएगा, बढ़ता जो है वो बढ़ता यहाँ पर जाएगा। ठीक है, ये भी हम सब लोगों को यहाँ पर क्या करना है, ध्यान जो है वो ध्यान यहाँ पर रखना है। फिर हम लोग किस पे पहुँचते हैं, गति के बाद जो अगला फैक्ट हमारे पास आता है वो आता है मोशन। मोशन जिसे हम लोग क्या बोलेंगे, जिसे हम लोग बल बोलेंगे। मोशन जिसे क्या कहेंगे, जिसे हम लोग बल यहाँ पर जो है वो यहाँ पर कहेंगे। तो न्यूटन की गति का जो प्रथम नियम है, इस प्रथम नियम से बल की परिभाषा मिलती है, और जो द्वितीय नियम है उस द्वितीय नियम से बल का व्यंजक प्राप्त होता है, यानी वेरिएबल जो है वो प्राप्त होता है। और बल क्या होता है, बल हमको याद रखना है कि मैम बल एक सदिश राशि होती है, एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, जिसे किसी एक निश्चित दिशा में क्या किया जाता है, लगाया जाता है। ठीक है, एक निश्चित द्रव्यमान की वस्तु जो है, उस निश्चित द्रव्यमान की वस्तु पर एक निश्चित दिशा में बल जो है वो बल क्या होता है, लगाया जाता है। और अगर हम लोग यहाँ पे बोले कि ये बल जो है वो बल कितने प्रकार के होते हैं, प्रकृति में मूलतः कितने प्रकार के बल जो हैं वो क्या किए जा सकते हैं, देखे जा सकते हैं, तो पहला है आपका गुरुत्वाकर्षण बल, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, विद्युत चुंबकीय बल, नाभिकीय बल जिसे प्रबल बल भी बोला जाता है, और एक होते हैं हमारे वीक फोर्सेस यानी कि दुर्बल बल। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो है वो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, ध्यान जो है वो ध्यान यहाँ पर रखेंगे। अब बल के बारे में जितनी भी डिटेल्स है उसे हम लोग नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे, और मे बी मंडे को हम लोग जेनेटिक्स की क्लास जो है वो क्लास यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। थोड़ा सा ये जो फोर्स वाला पार्ट है इसको कंप्लीट करके जो आनुवंशिकी है, उस आनुवंशिकी के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे, और पढ़ने के साथ साथ उसके क्वेश्चंस